अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस लेक्चर सीरीज़ में मैं हाज़िर हुआ हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, फाउंडेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर कोर्स इंस्ट्रक्टर राना शहजाद अली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज वीक नंबर 8 है, तो इसी मुनासबत से हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की के लिए, उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप तरतीब देने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। और ज़ाहिर सी बात है कि उनके एरियाज़ ऑफ ऑपरेशंस को देखते हुए, काइंड ऑफ ऑपरेशंस को देखते हुए, काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते हुए उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्लानिंग है, जो उसकी डिज़ाइनिंग है या उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे तरतीब देना है। वेदर कंपनी इज़ अ सर्विस बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी आर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इसी मुनासबत को देखते हुए उन्हें अपना एक स्ट्रक्चर तरतीब देने की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी होंगी। बुनियादी तौर पे हमारा जो लेक्चर है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन के गिर्द घूमेगा। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग के अंदर इस स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है। जैसा कि ये एक डायग्राम आपके सामने मौजूद है, आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ टीम मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स मुख्तलिफ जगहों पे तैनात किए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो खड़े हैं। तो ये एक सोच विचार का नतीजा है कि उनको ये डेजिग्नेशन या जो एक ख़ास जगह दी गई है, इसके पीछे बड़ी सोच विचार होती है, एक थिंकिंग प्रोसेस होता है। उनके तजर्बे को देखते हुए, उनकी एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनकी क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए, वर्किंग कैपेबिलिटी को देखते हुए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मखसूस जगह या पोस्ट असाइन की जाती हैं ताकि वो अपनी वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। आज के टॉपिक के जो की एलिमेंट्स हमारे पास होंगे, हम देखेंगे वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होती है, यानी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आप जिस काम में एक्सपर्ट होते हैं आपको एक्टिविटीज़ भी वही दी जाती हैं। नंबर 2 टॉपिक होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिज़ाइन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस किस्म की एक्टिविटी है उसके मुताबिक ही डिपार्टमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। नंबर 3 हम देखेंगे चेन ऑफ कमांड कि चेन ऑफ कमांड क्या है, यानी आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिवीज़न के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिंग पर्सनैलिटी बनते हैं या मैनेजिंग पर्सनैलिटी बनते हैं तो आप अपने अख्तियारात को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपके अख्तियारात का दायरा कार क्या होगा, आपने कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करना है। नंबर 4 स्पैन ऑफ कंट्रोल, आप कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, आपकी जो अथॉरिटी होगी उसका दायरा कार कितने लोगों तक महीत होगा और आप उसको कितना अच्छा जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा इसमें होगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये आज के दौर का ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा इशू है। हमारे अभी तक यहाँ पे जितने भी इदारे चलाए जा रहे थे या चलाए जा रहे हैं स्टिल, वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी से कंट्रोल किए जाते हैं। ये तरीक़ेकार जो मैनेजमेंट का है, ऐसी कंपनीज़ में तो सूदमंद हो सकता है कि जहाँ पे जिनके एरियाज़ ऑफ ऑपरेशन एक ही लोकेशन पे मौजूद हों, एक ही जियोग्राफिक लोकेशन पे हों, तो वहाँ पे तो उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं कि इनके ऑपरेशंस जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों तक फैले हुए होते हैं, मुख्तलिफ़ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में होते हैं,
तो फिर उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करना किसी एक शख्स के लिए या एक पर्सनैलिटी के लिए मुश्किल होता है। तो इस मसले से बचने के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का जो अमल है वो मुतारफ़ करवाया गया, यानी अपने यूनिट्स को, अपने डिवीजन्स को खुदकार निज़ाम के तहत चलाया जाए, उनको अथॉरिटी दे दी जाए, उनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, ताकि वो अपने हालात के मुताबिक, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के मुताबिक और जो भी ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसले ले सकें। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन का निज़ाम जो है कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है, कितना कल्चर्ड है और किस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जो अथॉरिटीज़ डिज़ाइन की गई हैं, जो वर्क एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं, उनको किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला इशू हमारे पास जो होगा, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऑर्गेनाइजेशन मीन तरतीब लगाना, स्ट्रक्चर एक निज़ाम यानी एक निज़ाम की तरतीब लगाना। ज़ाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब वर्क एक्टिविटीज़ को देखा जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट्स या मुख्तलिफ़ किस्म की अथॉरिटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं जो कि अपनी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग रिलेशंस को देखते हुए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ़ डेजिग्नेशंस असाइन की जाती हैं। वो जो डेजिग्नेशन जो किसी ख़ास पोस्ट पे रहते हुए, किसी ख़ास कमांड पे रहते हुए, किसी ख़ास टास्क को देखते हुए परफॉर्म करते हैं, और आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन जिस निज़ाम के तहत होता है उसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन हाउ जॉब्स, इसमें हम बताते हैं कि जॉब या टास्क किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। डिफ़ाइन हाउ जॉब टास्क आर फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड, यानी उनको तकसीम किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है वर्क एक्टिविटीज़ के लिहाज से, उनके फंक्शंस के एतबार से, एंड कोऑर्डिनेटेड, और उनके दरमियान एक इस तरह की वर्किंग रिलेशंस कायम किए जाते हैं कि वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। यानी अगर तो काम डिस्टिंक्ट नौइयत का होगा तो उसको तकसीम करके अलहदा कर दिया जाएगा। अगर काम की नौइयत इस किस्म की होगी कि वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करना मकसद होगा तो उनको ग्रुप कर दिया जाएगा, और एक डिवीज़न दूसरी डिवीज़न को कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, अमूमी तौर पे परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों को कोऑर्डिनेट करता है, प्रोडक्शन वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। और इसी तरह फिर इनका जो सबकी कोऑर्डिनेशन होती है वो अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ होती है। देयर आर 6 की एलिमेंट्स दैट मैनेजर्स नीड टू एड्रेस। मैनेजर्स को ये 6 जो एलिमेंट्स है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है व्हेन दे डिज़ाइन देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तरतीब दे रहे होते हैं तो उनको ये बताने की, ये समझने की, ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि ये जो इम्पॉर्टेंट 6 एलिमेंट्स हैं इनका रोल इसके अंदर क्या होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, इन 6 एलिमेंट्स को समझे बगैर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो तरतीब नहीं दे सकते। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट 3 लेवल्स पे होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब 3 लेवल्स के अंदर आपने अथॉरिटीज़ को डिज़ाइन करना होगा, यानी ये बताना होगा हु शुड बी डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर होगा, कौन मैनेजर होगा, कौन डिप्टी मैनेजर होगा। इसी तरह ऑपरेशनल स्टाफ को भी आपने स्पेसिफाई करना होता है, उनकी ड्यूटीज़ की असाइनमेंट करना होती है, वर्क एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना होता है, मिलती जुलती एक्टिविटीज़ को मिलाना होता है। तो इस तरह से जब एक स्ट्रक्चर तरतीब देने जाएंगे तो आपको ज़रूरत है इन 6 इश्यूज़ को देखने की। और वो 6 इश्यूज़ क्या हैं? नंबर 1, वर्क स्पेशलाइजेशन, यानी आप किस काम में महारत रखते हैं, या आपका एम्प्लॉय या प्रोफेशनल जो आपके पास काम कर रहा है उसकी महारत क्या है, आप उसको जज करेंगे
और उसके मुताबिक ही उस डिपार्टमेंट में उसको आप असाइन करेंगे कि आप उसको काम को करेंगे। नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटल यानी मुख्तलिफ काम की नौइयत के अतबार से आपने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स तरतीब देने हैं उनका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे रखना है, उनके अंदर प्रोफेशनल्स को कैसे आपने पोस्ट देनी है, उनके काम को देखते हुए, उनके वर्किंग प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, उनकी वर्क कैपेबिलिटी को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्वालिफ़िकेशन को देखते हुए आपने उनको एक मखसूस जगह देनी है। फिर हम बात करेंगे चेन ऑफ कमांड की कि चीज़ों को या अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा, लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा और रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या होंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आपके अंडर जितने भी लोग आएंगे आप कितने लोगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनसे बेहतर प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, इसको देखना होगा। एंड देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये जो इशू है थोड़ा सा, जैसा कि मैंने चैप्टर के शुरू में आपको बताया, इसको बहुत डीपली देखने की ज़रूरत है। ये आज के दौर में अदारे की बेहतरी के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए, अदारे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये फैक्टर जो है बहुत अहमियत का हामिल है। एंड फॉर्मलाइजेशन यानी चीज़ों को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कितने बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इंशाल्लाह इसको जाके हम डिटेल में देखेंगे। हम बात करते हैं हमारा जो आज का पहला इशू है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है? द डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इंटू सेपरेट जॉब्स, यानी वो मरहला, वो दर्जा कि जिसके तहत आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ को, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म किए जाने होते हैं उनको डिवाइड करते हैं या उनको अलहदा जॉब में जो है वो असाइन करते हैं। ऐसे होता है, मसलन एक अकाउंटेंट अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके साथ अगर उसको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत हो ट्रांजैक्शंस को एक्यूमुलेट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तो फिर उसको एक और असिस्टेंट दे दिया जाता है। और अगर आप महसूस करते हैं कि किसी एक एक्टिविटीज़ को या एक एक्टिविटी को दो शख्स परफॉर्म कर रहे हैं और ज़रूरत नहीं है दो बंदों की, तो आप फिर उनको अलग-अलग ड्यूटीज़ दे सकते हैं। आपकी स्पेशलिटी को देखते हुए, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, या आप कितनी महारत रखते हैं अपने काम के अंदर, उसके मुताबिक ही आपकी ड्यूटी की असाइनमेंट की जाती है। इस तमाम अमल को हम टेक्निकली डिवीजन ऑफ लेबर का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात करें, प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करें, तो डिवीजन ऑफ लेबर में कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी? मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स। अब डिवीजन ऑफ लेबर की जो बुनियाद होती है वो इस चीज़ पे होगी कि वो एफिशिएंट यूज़ करेंगे अपनी स्किल्स को, अपनी महारत को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ली जा सके और कम से कम वेस्ट हों जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो। नंबर 2, इंक्रीज़ एम्प्लॉय स्किल्स, और इस तरह का निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत होती है। और डिवीजन ऑफ लेबर का मेन मकसद भी यही है कि आप एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इंक्रीज़ करते हैं, यानी उनकी महारत का लेवल। सारी सी बात है, लर्निंग कर्व थ्योरी यही कहती है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि जैसे जैसे आप उस काम को परफॉर्म करते चले जाएंगे आप उसमें माहिर होते जाएंगे थ्रू रेपिटेशन। यानी जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपके काम के अंदर निखार आता चला जाता है, आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं और लेबर टाइम कम होता चला जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। लेस बिटवीन जॉब डाउन टाइम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये वही बात जो पहले मैं कर चुका हूँ कि जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते हैं, किसी एक्टिविटीज़ को बार बार परफॉर्म करते हैं, तो आपका जो टाइम है वो कम होता चला जाता है, लेबर टाइम या परफॉर्मेंस टाइम आपका कम होता चला जाता है, लेकिन उससे हासिल होने वाले फ़वाइद या उस काम को मुकम्मल करने की जो स्पीड होती है वो आपकी बढ़ती चली जाती है और उससे हासिल शुदा जो प्रोडक्ट होती है या प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। प्रोडक्टिविटी नॉट अ समथिंग स्पेसिफिक, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने जो अपनी इनपुट्स दी है किसी का एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए और जो उससे आउटपुट हासिल की है
उनके दरमियान में जो एक रेशियो होती है उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने इनपुट दी है उसको कम होना ज़रूरी है, और जो उससे आपने प्रोडक्टिविटी हासिल की है उसका ज़्यादा होना इनपुट से, यानी आउटपुट का इनपुट से ज़्यादा होना ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी उस वक्त कंपनी के लिए हेल्पफुल होगी या कंपनी की फेवर में होगी जब उसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा, यानी आपकी आउटपुट ज़्यादा हो और इनपुट कम हो। जबकि इसी एंगल से देखें, अगर आपकी आउटपुट आपकी इनपुट से कम होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉइंट समथिंग होगी, यानी बिलो 1 होगी, और ये कंपनी के लिए आइडियल कंडीशन या सिचुएशन नहीं होती। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज़ मोर एफिशिएंट। अच्छा, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके लेबर को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कुछ चीज़ों को लर्न करने की या सीखने की ज़रूरत है, तो आप ऐसी चीज़ों का अहतमाम करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर करने का मकसद भी यही होता है कि आपको पता चल जाए कि हु विल बी एफिशिएंट और हु इज़ एफिशिएंट, कौन एफिशिएंट है या कौन एफिशिएंट हो जाएगा। जो काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है तो हम उनके असॉर्टमेंट करते हैं, उनको अलहदा कर लेते हैं, और जो लोग आप देखते हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वो काम को कर सकते हैं, तो हम उनके लिए ट्रेनिंग का अहतमाम करते हैं ताकि वो अपनी वर्किंग प्रोटोकॉल्स को सीख सकें, अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। अलाउ यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। बाज़ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, बाज़ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस के लिए आपको स्पेसिफ़िक चीज़ों की, टेक्नोलॉजी की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। मसलन आज के दौर में अकाउंटेंट्स जो काम करते हैं उनको हर कंपनीज़ ने कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स बनवाए होते हैं। अगर उनके पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स ना भी मौजूद हों तो जो आप स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर है लाइक एक्सेल वगैरह, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पीचट्री है, क्विक बुक है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ख़ास सॉफ्टवेयर जो हैं इनको ऑपरेट करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक वर्किंग जो इक्विपमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो इनके लिए उनकी महारत, उनको ऑपरेट करने की महारत, ये भी देखा जाएगा कि लेबर के अंदर इतनी स्किल मौजूद है कि इन चीज़ों को ऑपरेट कर सकें, इनके ऊपर वर्किंग कर सकें। तो डिवीजन लेबर का जो ओवरऑल पर्पज़ है वो यही होता है कि हम ऐसी लेबर को अलहदा कर लेते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, एफिशिएंट होती है, यंग एनर्जेटिक होती है, स्किल्स इनकी इम्प्रूव्ड होती हैं, उनके अंदर सीखने का जज्बा होता है, उनका जो पोटेंशियल देखते हुए हम उनको ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं जो कंपनी की प्रमोशन के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए आप समझते हैं कि ज़रूरी हो सकती हैं। और वैसे भी कोई भी इदारा जो है एफिशिएंट वर्कर्स को ही आगे बढ़ने का चांस देता है। जो लेज़ी वर्कर्स होते हैं या जो लर्न नहीं करना चाहते, जो एक्सपीरियंस हासिल नहीं करना चाहते, या जो क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको अलहदा कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के मकासद क्या हैं, यानी इसके बेनिफिट्स अदारों को क्या हो सकते हैं। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्किल्स, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मकसद भी यही होता है कि आप पहले ही असेसमेंट कर लेते हैं कि आपकी जो लेबर या आपके जो प्रोफेशनल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहे हैं उनका स्किल लेवल क्या है, आया कि वो अप टू डेट है, टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्टिव यूज़ को वो समझते हैं, और अगर वो एक ही पोस्ट पे एक ही लेवल पे रहते हुए जॉब परफॉर्म करते हैं तो उनका लर्निंग लेवल क्या है, उनकी स्पीड कैसी बनती है, वो काम को कितने अच्छे से समझते हैं। तो जाहिर सी बात है डिवीजन लेबर का मेन और बुनियादी मकसद यही है कि आपका स्किल लेवल इम्प्रूव होता है। नंबर 2, लेस टाइम इज़ वेस्टेड मूविंग फ्रॉम जॉब टू जॉब। जब आप एक जगह से, यानी डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आप देखें कि आपका टाइम कम से कम, यानी एक्टिविटीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि वो एक दूसरे के नज़दीक हों, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, यानी आपका लेबर टाइम कम से कम होना चाहिए, आपकी एक्टिविटी का परफॉर्मेंस टाइम जो है, उनको परफॉर्म करने का टाइम जो कम से कम हो। और ये भी देखा जाता है कि आपने किसी जॉब के अंदर या किसी पोस्ट पे कितनी देर काम किया है। ट्रेनिंग इज़ लेस कॉस्टली, ये भी चीज़ अहम है कि जो लेबर पहले से ही स्किल्ड होती है उनको अगर ट्रेनिंग देनी भी पड़े तो वो कम कॉस्टली होगी, क्योंकि कम टाइम में उनको आप ट्रेन कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा आपको वर्किंग सेशंस नहीं रखने पड़ते, ट्रेनिंग सेशंस नहीं रखने पड़ते, जस्ट आपको किसी चीज़ को रिपीट करवाने की ज़रूरत होती है।
और लास्ट इशू है इंक्रीज्ड फोकस। इसका बुनियादी मकसद ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर का कि आप ऐसे लोगों को अलहदा कर लेते हैं, असॉर्टमेंट कर लेते हैं उनकी, कि जो अपने काम के अंदर महारत रखते हैं या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप उनको अलहदा करके वही ड्यूटीज़ देते हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऑपरेशंस के कौन कौन से सेंसिटिव एरियाज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो महारत मांगते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा तवज्जो से और स्किल के साथ परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए डिवीजन ऑफ लेबर के स्टेज पे आप ऐसे वर्कर्स को हाईलाइट कर लेते हैं, उनको ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं या जिनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे एडम स्मिथ स्पिन फैक्ट्री की। Men are much more likely to discover easier and readier method of attaining any object। यानी इंसानों के मुतालिक, यानी मर्दों के मुतालिक ये बात की गई है कि इनके लिए बहुत आसान है कि अपने टारगेट सेट करना, चीज़ों के वर्किंग प्रोटोकॉल्स तरतीब देना, अपनी वर्किंग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना और ऐसे मकासद जो कि अपनी बिजनेस के लिए उन्होंने सेट किए होते हैं उनको हासिल करना। When the whole attention of their mind is directed towards that single object। अगर उनको किसी एक एक्टिविटीज़ तक या एक एक्टिविटी तक ही महदूद रखा जाए, यानी वर्क स्पेशलाइजेशन में, तो फिर उनके लिए उनकी अटेनमेंट, उनकी परफॉर्मेंस बहुत इजी होती है। यानी ये आपको एक चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आप स्पेशलिस्ट होना ही यही है कि आप अपने माइंड को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी रूटीन को किसी एक शोबे तक महदूद कर लें। जब आप उसमें ज़्यादा वर्किंग करेंगे, ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपकी लर्निंग हाई लेवल पे चली जाएगी, आपकी स्किल मज़ीद पॉलिश हो जाएगी। देन व्हेन इट इज़ डिसिपेटेड अमंग अ ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स, बजाय इसके कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें ज़्यादा एक्टिविटीज़ तक, ज़्यादा चीज़ों तक, तो उसमें आपका जो वैरायटी ऑफ स्किल्स तो बनेंगी, लेकिन किसी एक ख़ास स्किल के अंदर, किसी एक ख़ास वर्किंग के अंदर, किसी एक ख़ास चीज़ को सीखने में या परफॉर्म करने में जो आपका स्किल लेवल होगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं होगा, वो निखर के आपकी सलाहियतें सामने नहीं आएगी। जैसा कि मैंने शुरू में बात की है कि लर्निंग कर्व थ्योरी यही कहती है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, रेपिटेडली करते हैं, तो आप उसमें एक्सपर्ट होते चले जाते हैं, आपका लेबर टाइम कम होता चला जाता है और आपकी जो उसमें परफॉर्मेंस है वो मज़ीद इम्प्रूव होती चली जाती है और अल्टीमेटली इदारे की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। तो एडम स्मिथ ने बेसिकली आपसे यही चीज़ कहने की कोशिश की। सारे जो लोग जानते हैं कि एडम स्मिथ एक बहुत पॉपुलर, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का बाप कहलाया, कि जब उसने 1776 में ग़ालिबन अपनी एक बुक लिखी थी जिसको उसने द वेल्थ ऑफ नेशंस का नाम दिया था। तो उसने बेसिकली बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उस वक़्त भी कुछ इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल कुछ फैक्टर्स की निशानदेही की थी कि आप अगर इन चीज़ों को फोकस करते हैं, इन पे ज़्यादा तवज्जो करते हैं, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन को अभी जारी रखते हैं। अब मज़ीद डिटेल में से देखते हैं कि वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है। द डिग्री टू विच टास्क इन दी ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स, यानी वो दर्जा, वो तरतीब, वो तरीका के जिसके तहत आप जॉब्स को छोटी छोटी जॉब्स में तकसीम करते हैं। यानी अगर आप महसूस करते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स आपके पास ज़्यादा है और काम जो है वो कम बंदे हैंडल कर सकते हैं, तो आप उनके काम को मज़ीद छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तकसीम करते चले जाते हैं, विद ईच स्टेप कंप्लीटेड बाय अ डिफरेंट पर्सन। जैसा कि अमूमी तौर पे अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है तो 4, 5 या 6 बंदों की ड्यूटी होती है। पहला जो आपके पास फर्स्ट स्टेज होगी उसमें आपकी प्राइमरी नेचर की एक्टिविटीज़ को नोट किया जाता है। सेकंड स्टेज पे आप उसकी जर्नल या लेजर्स बनाते हैं। थर्ड स्टेज पे उसका आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती है और फोर्थ स्टेज पे जाके उसके ऊपर आपने अपनी जो महाराना राय है यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स वो करनी होती हैं। और अमूमी तौर पे ये जो काम है ये एक एक्सपर्ट बंदा ही करता है जो तमाम सिनेरियो को, जो तमाम पिक्चर को या बिग पिक्चर को अंडरस्टैंड कर रहा होता है।
और ये कहने का मकसद था एडम स्मिथ का, जो उसने डिवीजन ऑफ लेबर में अपनी राय का इजहार किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले जो 50 साल थे उसके अंदर, मैनेजर व्यूड वर्क स्पेशलाइजेशन एज एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। उस वक्त लोगों का ख्याल ये था, या मैनेजर्स का ख्याल ये था, कि ये जो आप वर्क स्पेशलाइजेशन करते हैं इसकी कोई हद नहीं है। वर्क स्पेशलाइज करने से आप अपने इदारे की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी उस वक्त अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, या लोगों ने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा फोकस करना नहीं शुरू किया था। एंड फॉर ए टाइम, और वक्त के साथ साथ इट वाज, ऐसे ही होता रहा स्टिल, कि आप तकरीबन 50 साल तक, यानी पहली जो 20th सेंचुरी के पहले 50 साल थे उसमें ऐसे ही काम हुआ। हाउएवर बाय 1960, 1960 में, it becomes evident that a good thing could be carried too far। उस वक्त लोगों को जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हुआ, सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हुई, तो फिर ये चीज़ें भी सामने आने लगीं कि अभी आपकी मंजिल बहुत दूर है। यानी आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ और चीज़ों पर वर्क करने की, कुछ और लर्न करने की ज़रूरत है, और सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की ज़रूरत है जो अदारे की प्रोफिशिएंसी को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी परफॉर्मेंस जो क्राइटेरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। द पॉइंट रीच्ड इन सम जॉब्स वेयर ह्यूमन डिसइकोनॉमीज। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता भी है कि आपके पास जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि अभी आपके पास काम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज़्यादा हायर किए हुए हैं। फ्रॉम वर्क ओवर स्पेशलाइजेशन रिजल्टेड। और बाज़ औक़ात ऐसे होता भी है कि किसी काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की, सोफिस्टिकेशन की या स्पेशलिटी रिक्वायर नहीं होती, लेकिन आपने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हायर किए होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं, और हाईली स्किल्ड बंदे जो होते हैं, हाईली क्वालिफाइड बंदे जो होते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उनको आपको सैलरी पैकेजेस भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदारे का जो बजटेड फॉर्मेट है या जो बजटेड एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस सूरत में भी आपको ये पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है कि आप उतने ही स्पेशलिस्ट जो हैं हायर करें, उतने ही स्पेशलिस्ट असाइनमेंट करें वर्क एक्टिविटीज़ के अंदर, अपने वर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, कि जितनी आपको ज़रूरत है। और ये असेस करने के लिए आपको एक अच्छी स्किल की ज़रूरत है, आप देख सकें इनके दरमियान एक रिलेशन हो, आपको ये ताल्लुक़ बनाना है कि काम कितना है और हमने प्रोफेशनल कितने हायर करने हैं, काम की नौइयत कैसी है, इसके लिए कितनी स्पेशलिटी रिक्वायर है, और हमने उतनी स्पेशलिटी को ही मद्देनज़र रखते हुए लोगों को हायर करना है। बॉर्डम, फैटिगाई, स्ट्रेस, पुअर क्वालिटी, इंक्रीज एब्सेंटीज़म एंड हाई टर्नओवर मोर देन ऑफसेट द इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। अगर आप ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि काम के अंदर किसी किस्म की दिलचस्पी मौजूद नहीं है, तो आपके जो वर्कर्स होंगे, जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होंगे, वो इन चीज़ों को इससे थक जाएंगे, बोरियत महसूस करेंगे, ज़हनी तनाव महसूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वर्कर्स ऐसे भी होते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ों को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो उस वक्त ये चीज़ें बजाय इसके कि आपके लिए बेनिफिट बने, आपके लिए नुकसान का बायस भी हो सकती हैं। वर्क स्पेशलाइजेशन के आज के दौर के जदीद तकाज़े क्या हैं, या आज इसको किस नज़र से देखा जाता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। मोस्ट मैनेजर्स टुडे सी वर्क स्पेशलाइजेशन एज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज़्म। आज के दौर में ये लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग के अंदर, इसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो वर्क स्पेशलाइजेशन है, इसको एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म समझा जाता है, बट नॉट एज अ सोर्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। लेकिन सिर्फ आप इस चीज़ की बुनियाद पे ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि इदारे की प्रोडक्टिविटी सिर्फ वर्क स्पेशलाइजेशन से ही बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी भी इसके अंदर आपने मद्देनज़र रखनी है, इफ़ेक्टिवनेस भी आपने इसके अंदर मद्देनज़र रखनी है। यानी सिर्फ आपने वर्क स्पेशलाइजेशन को ही मद्देनज़र नहीं रखना। जैसा कि हमने पहले बात की है कि आप पहले अपनी असेसमेंट करें कि आपकी जो काम की नौइयत क्या है, किस किस्म की स्किल या किस किस्म की स्पेशलिटी आपको रिक्वायर्ड है,
आप उसके मुताबिक ही अपने वर्किंग प्रोफेशनल्स का इंतखाब करें ताकि ओवर बर्डन ना हो जाएं, क्योंकि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा होती हैं। इस सूरत में आपने हाई स्किल्ड वर्कर तो हायर कर लिए, लेकिन कंपनी का बजट आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ वर्क प्लस स्पेशलाइजेशन की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ और चीज़ें भी होंगी जिनको अपने माइंड में रखना होगा। दे रिकग्नाइज द एफिशिएंसीज, ये वही बात आ गई ना जैसा कि मैंने पहले बात की कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी जो है ये मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव होता है। इट क्रिएट्स ए सर्टन टाइप ऑफ जॉब्स, मेन एफिशिएंसी तो यही है, ऐसी जॉब्स क्रिएट की जाएं जो कि रिक्वायर्ड हों उस वक़्त की या उस काम की नेचर के मुताबिक ज़रूरी आप तसव्वुर करें कि उनको करना ज़रूरी है। बट दे ऑल्सो रिकग्नाइज द प्रॉब्लम्स, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये काम को करते हुए, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इट क्रिएट्स व्हेन इट्स कैरी टू एक्सट्रीम, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाके करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। जैसे कि मसाइल की निशानदही मैंने पहले की है कि आपका काम जो है इतनी स्पेशलिटी रिक्वायर नहीं करता, और आप हाई स्किल्ड वर्कर्स अगर हायर कर लेते हैं तो उसका नुकसान तो ये होगा, काम तो ठीक हो जाएगा, जो कि आप समझते हैं कि एक मीडियोकर स्किल का बंदा भी इसको परफॉर्म कर सकता है। तो जाहिर सी बात है जब हाई स्किल वर्कर्स आपके पास होंगे तो उनको आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, और पे करने की सूरत में कंपनी का बजट आउट हो सकता है। अब यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मैकडोनल्ड यूजेस हाई वर्क स्पेशलाइजेशन, मैकडोनल्ड जो है वो हाई वर्क स्पेशलाइजेशन को प्रेफर करता है टू एफिशिएंटली मेक एंड सेल इट्स प्रोडक्ट। अब चूंकि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके आउटलेट्स जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जोग्राफिकली ये तकरीबन आपके 7 के 7 बर्रे आज़मों के अंदर ये बिज़नेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक वर्किंग स्टैंडर्ड सेट किया होगा, और वो प्रेफर करते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन को। यानी अगर वो देखते हैं कि उनके वर्कर के अंदर इतनी स्किल या इतना पोटेंशियल मौजूद है तो फिर ही उसको अपने मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पे अपॉइंट करते हैं, और पोटेंशियल को देखते हुए वो ट्रेनिंग भी करवा लेते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका बजट भी ज़्यादा होता है, उनकी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं, उनके पास जो ट्रेनिंग है उसका जो एहतमाम है वो भी वसी पैमाने पे मौजूद है। हाउएवर अमेरिकन एक्सप्रेस एंड फोर्ड ऑस्ट्रेलिया हैव ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉई जॉब्स एंड रिड्यूस वर्क स्पेशलाइजेशन। अच्छा, जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, अमेरिकन एक्सप्रेस ने और फोर्ड ऑस्ट्रेलिया ने उसने एम्प्लॉइज़ की जॉब का स्कोप जो है उसको बढ़ाने के ऊपर तवज्जो दी है। यानी उनको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क कर सके, मुख्तलिफ डेजिग्नेशन पे परफॉर्म कर सके, बजाय इसके किसी एक काम का माहर बनाया जाए। यानी यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, और अमूमी तौर पे हमारे एक ख़ास सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर लोग डाइवर्सिटी को परफॉर्म करते हैं या प्रेफर करते हैं बिकॉज कि उनकी जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर वैरायटी आ जाती है। यानी आप मुख्तलिफ पोस्ट्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे जब काम करते हैं तो आपका लर्निंग लेवल बढ़ता है। लेकिन बाज़ जॉब्स ऐसी होती हैं कि वो स्पेशलिटी रिक्वायर करती हैं। मतलब आज के दौर में हमें अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो और दिल का मसला हो तो हम नॉर्मल या जनरल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि उस प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे जो दिल के मसाइल को देखता हो। इसी तरह अगर आँखों के मसाइल है तो हम आँखों के जो स्पेशलिस्ट है उसके पास चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, मसाइल का सामना किस किस्म का है, तो उसके मुताबिक वर्क स्पेशलाइजेशन की अहमियत उस वक्त बढ़ जाती है जब मसला सीरियस नौइयत का होता है। अब सीरीज़ नौइयत आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, सीरीज़ नौइयत कंपनी का जो बजटेड एक्सपेंसेस हैं उनकी हद को पार करना भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म के हालात का सामना है। दूसरा इशू जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसा कि चैप्टर के शुरू में, लेक्चर के शुरू में हमने ये बात की कि डिपार्टमेंटलाइजेशन इज़ द क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मीन किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू यूनिट्स, के लोगों को, इनफरादी अशख़ास को बिज़नेस के मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर ड्यूटी असाइन करना है
एंड यूनिट्स इनटू डिपार्टमेंट, और मुख्तलिफ यूनिट्स को मिला के एक डिपार्टमेंट का नाम देना या डिपार्टमेंट्स तरतीब देना। जैसा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सभी जानते हैं, परचेज डिपार्टमेंट अलहदा से होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलहदा से होता है, अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अलहदा से होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलहदा से होता है। यानी उनके फंक्शंस को देखते हुए, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते हुए, फंक्शनैलिटीज़ को देखते हुए उनके डिपार्टमेंट्स अलहदा कर दिए जाते हैं। एंड लार्जर यूनिट्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और बाज़ औक़ात इन्हीं डिपार्टमेंट्स को मिला के बड़े यूनिट्स में जम कर देना ताकि इस चीज़ में हेल्प मिले कि जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स हैं, बुनियादी तौर पे हम पहले ही बात कर चुके हुए हैं और बार बार इस पर हमारी डिस्कशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अमूमी तौर पे क्या होते हैं। देखें, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये वेरी भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल डिस्कशन में अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी तौर पे दो मकासद होते हैं। एक, अपनी मार्केट के अंदर शेयर में इजाफा करना, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाना, और बिज़नेस को बढ़ाने से मकसद ये भी है कि आप अपने प्रॉफिट में भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और नंबर 2, अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, यानी रूटीन में इनको मुकम्मल करना। द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर इज़ कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी वो बेस या वो तरीक़ेकार के जिसके मुताबिक आप अपने अदारों के अंदर जॉब्स को मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में तकसीम करते हैं, काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते हुए, नेचर ऑफ स्पेशलिटी को देखते हुए, सोफिस्टिकेशन को देखते हुए, कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए आप मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को मुख्तलिफ जगहों पे असाइन करते हैं, और यही चीज़ जो है आप डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दे सकते हो। अगर आप महसूस करते हैं कि किसी जगह पे कम बंदों की ज़रूरत है तो वहाँ से बाकी बंदों को हटा के किसी ऐसी जगह पे आपने ड्यूटी असाइन कर देना होती है जहाँ पे ज़्यादा वर्किंग प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं। बुनियादी तौर पे डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर हम 5 चीज़ों को देखेंगे। जैसे पहली चीज़ है फंक्शनल, ग्रुपिंग जॉब्स बाय फंक्शंस परफॉर्म्ड, यानी पहली डिपार्टमेंटलाइजेशन की जो बेस होगी, आप फंक्शनल बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। ऐसी जॉब्स को इकट्ठा कर दिया जाता है जहाँ पे स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, मसलन मार्केटिंग फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शंस, परचेज फंक्शंस। तो फंक्शंस को देखते हुए उनकी जॉब्स को अलहदा डिज़ाइन कर दिया जाए। नंबर 2, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट लाइन। इसमें जॉब्स को इकट्ठा कर दिया जाता है या मैनेज कर दिया जाता है या अरेंज कर दिया जाता है प्रोडक्ट लाइंस को देखते हुए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं तो वहाँ पे फिर आपको प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। मसलन LG कंपनी है, वॉशिंग मशीन भी बना रहे हैं, सेपरेट डिवीजन इनके पास मौजूद है, सेपरेट प्रोडक्ट है, मोबाइल्स भी बना रहे हैं, AC भी बना रहे हैं, और इस तरह से और चीज़ें, फ्रिज भी इनकी मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन करने की ज़रूरत है। हर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो एक जितनी सेल नहीं होती, बल्कि इसकी क्वांटिटी डिफ़र करती होती है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। नंबर 3, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आप देखते हैं कि आपके जो वर्किंग या प्रोडक्शन यूनिट्स मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी या जियोग्राफी, यानी जैसा कि बड़ी एक प्रोमिनेंट एग्जांपल आपके सामने मौजूद है नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड की। नेस्ले का मेन जो प्रोडक्शन यूनिट है वो शेखुपुरा में मौजूद है, लेकिन इसी तरह का एक यूनिट उनका आरफ वाला पे भी मौजूद है। लेकिन आरफ वाला का जो यूनिट है उसमें स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट बनती हैं तो उसके लिहाज से ही उन्होंने वहाँ पे लोग जो है वो हायर किए हुए हैं, यानी वहाँ पे जियोग्राफिक जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है वो काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते हुए, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ को देखते हुए है। जबकि जो शेखुपुरा वाला प्लांट है इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे फिर आपको उसके मुताबिक ही जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हायर करने पड़े, उनको ड्यूटीज़ असाइन करनी पड़ी। तो यहाँ पे आपने अपनी ज्योग्राफी को देखते हुए एरिया वाइज आपने इसकी डिपार्टमेंटलाइजेशन की है।
नंबर 4, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो, यानी आपने कस्टमर्स को और प्रोडक्ट को देखते हुए अपनी डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है। बाज़ कंपनीज ऐसी हैं वो प्रोडक्शन फैसिलिटी कहीं और लगाई हुई है, चीज़ें कहीं और बनती हैं और उसकी यूजेज किसी और जगह पे होती है। तो इसके मुताबिक ही यानी वो इतने ही प्रोफेशनल्स जो हैं वहाँ पे अपॉइंट करते हैं जो उस चीज़ की प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अमूमी तौर पे ज्योग्राफिक प्रोडक्शन नॉर्म्स यही कहती हैं कि आप वहीं पे अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएं जहाँ पे आपके कस्टमर भी मौजूद है, आपकी लेबर भी मौजूद है और आपको किसी किस्म का मसाइल का सामना ना करना पड़े। नंबर 5, कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग जॉब्स बाय टाइप ऑफ कस्टमर एंड नीड्स। अच्छा, अब इसमें आप कस्टमर असेसमेंट करते हैं। मार्केटिंग का एक बड़ा अहम टॉपिक है कस्टमर सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंटेशन। उसमें यही किया जाता है कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं उसके लिए मुख्तलिफ सेगमेंट्स बना देते हैं, उनकी वर्किंग क्लास को देखते हुए, उनकी इनकम क्लास को देखते हुए, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए और उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप उनके सेगमेंट्स बनाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आप भी जब अपनी कंपनी के अंदर या अपने डिपार्टमेंट के अंदर कस्टमर वर्कर्स को हायर करते हैं तो उनको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर टैकलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, उनकी पोस्ट बनाई जाती है और उनको एक्टिविटीज़ असाइन की जाती हैं। तो एज अ होल अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात करें तो डिपार्टमेंटलाइजेशन तो ये था कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल्स को क्लस्टर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं अराउंड योर एक्टिविटीज़, अराउंड योर प्रोडक्ट, अराउंड योर मार्केट एंड अराउंड योर इकोनॉमी। अब जब हमने इसको मज़ीद डिटेल में देखा तो इसके लिए हमने 5 किस्म की वर्किंग या डिपार्टमेंटलाइजेशन डिज़ाइनिंग को डिसाइड किया। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है जी आपके पास फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फंक्शनल, यानी ये बुनियादी डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि जिसमें आप फंक्शन की नौइयत को या उसके नेचर को मद्देनज़र रखते हुए एक डिपार्टमेंट की डिज़ाइनिंग करते हैं, अथॉरिटीज़ को असाइन करते हैं वर्क एक्टिविटीज़। मसलन ये आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, प्लांट मैनेजर। अब इसके नीचे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट जो हैं उनको फंक्शंस की बुनियाद पे अलहदा कर दिया गया है ताकि वो अपने वर्किंग प्रोटोकॉल्स, अपनी वर्क एक्टिविटीज़ अलहदा डिसाइड कर सकें। तो ये देखें ज़रा, इसमें मैनेजर इंजीनियरिंग अलहदा सी है, मैनेजर अकाउंटिंग अलहदा से एक डिपार्टमेंट है, मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग ये फंक्शन के एतबार से एक सेपरेट जॉब है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के जिसने कंपनी के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैन फोर्स या लेबर फोर्स का अरेंजमेंट करना होता है, इसको सेपरेट डिपार्टमेंट फंक्शन के एतबार से बना दिया गया। और जो परचेजिंग है इसको इसके फंक्शंस को देखते हुए, इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी नेचर को देखते हुए सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। यानी ये ऐसी डिपार्टमेंटलाइजेशन है कि जिसमें काम की नौइयत को, उसके फंक्शंस को देखते हुए सेपरेट डिपार्टमेंट के अंदर इनको कर दिया गया। अब सेपरेट डिपार्टमेंट जब बना दिए गए तो उनके पास ये ऑटोनॉमी होती है, वो अपने काम को मुकम्मल करने के लिए या अपने वर्किंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर पूरा उतरने के लिए जैसे मर्ज़ी अपनी वर्किंग को डिसाइड करें, जितने मर्ज़ी वर्कर्स हायर करें। तो ये फंक्शंस के एतबार से यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया गया है जो किसी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेट करती हूँ। यानी इंजीनियरिंग वाले बंदे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, अकाउंट्स एंड फाइनेंस को समझने वाले बंदों को अकाउंट एंड जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसी के अंदर ही फंक्शन के एतबार से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ असाइन की जाएंगी। और ऐसे ही आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस करते हैं या परचेजिंग करते हैं। अब फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है, जैसा कि हमने नाम से इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि फंक्शंस के एतबार से ड्यूटीज़ को तकसीम कर दिया जाता है, इसको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। एफिशिएंसी फ्रॉम पुटिंग टुगेदर सिमिलर स्पेशलिटीज़ एंड पीपल विद कॉमन स्किल्स, नॉलेज एंड ओरिएंटेशन, जैसा कि पहले मैंने बात की है कि एक जैसी स्किल या तजर्बा या क्वालिफ़िकेशन रखते हुए लोगों को इसी तरह के मिलते जुलते डिपार्टमेंट के अंदर वर्क एक्टिविटीज़ दी जाती हैं,
जैसे जो इंजीनियरिंग वाले बंदे होंगे उनको इंजीनियरिंग में ही काम दिया जाएगा, जो अकाउंट को समझने वाले बंदे होंगे उनको अकाउंट के डिपार्टमेंट में ही वर्क असाइन किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन विद इन फंक्शनल एरिया, जब आप किसी काम को समझते होते हैं तो फिर इसका बुनियादी फ़ायदा ये होता है कि आप कोऑर्डिनेट करते हैं उसके अंदर जाके। अब स्किल आपकी किसी और लेवल की है, एजुकेशन आपकी कोई और लेवल की है और डिपार्टमेंट आपको ऐसा दे दिया जाए कि जिसमें आपने पहले काम नहीं किया, तो फिर वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे। इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन, सारी सी बात है, एक डिपार्टमेंट के अंदर आपने काम किया हुआ है जो आपकी स्किल और आपकी क्वालिफ़िकेशन को सूट करता है, तो ज़ाहिर बात है कि आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें इजाफा होता है और स्पेशलिस्ट बंदा अपने डिपार्टमेंट को बेहतर फ़ायदा दे सकता है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी में इजाफे का बायस बनता है। इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। वो क्या हैं? पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज़। जब आप महसूस करते हैं कि सारे लोग ही फंक्शन के एतबार से या एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन के एतबार से एक डिपार्टमेंट में इकट्ठे किए गए हैं, तो बाज़ का तो वो चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं भी करते कि ठीक है अभी इसको तो ये काम करना आता ही होगा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है उस सूरत में कि आप अपने किसी कोलीग से या कितनी अपने साथी वर्कर से फ़ायदा नहीं ले सकते या उनको कोऑर्डिनेट नहीं करते या उनकी हेल्प जो होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको रिक्वायर्ड होती है वो नहीं लेते। लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की हद तक तो बेहतर होते हैं, अपने फंक्शन को बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अमूमी तौर पर वो इग्नोर कर देते हैं। मसलन जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उनके सामने मैन्युफैक्चरिंग का टास्क तो होता है, उसको अपने टाइम पे पूरा करना होता है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसने तो मैन पावर अरेंज करके देनी है, उसने ये नहीं देखना कि कंपनी कितना अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही है या कंपनी की रेगुलरिटी कैसी है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का जो है व्यू वो लिमिटेड हो जाता है, यानी वो अपने डिपार्टमेंट या अपने फंक्शंस तक महदूद हो जाते हैं। नंबर 2, जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जियोग्राफिकली यानी जोग्राफियाई तौर पे आप अपने यूनिट्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे आपने लगाए होते हैं, जैसे अक्सर यहाँ पे होता भी है। मसलन मैं यूनिलीवर पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ, इसने पाकिस्तान के अंदर भी अपने जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वो भी उनके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या वर्किंग यूनिट्स हैं वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में हैं, और जिस एरिया में जिस किस्म की प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, ये लोगों का टेस्ट है, वो वहाँ पे बैठे हुए वैसी ही चीज़ बना रहे हैं। यूनिलीवर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी है। अब जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, ये भी वेरी सिंपल, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट था, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, एक कंपनी के ऑपरेशंस को जहाँ जहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने कि उनके जो वर्किंग या प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए हैं, फैसिलिटीज़ इंस्टॉल की हैं, उन एरियाज़ को अलहदा से आप डिवीजन्स बना देते हैं, अलहदा डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे एक वाइस प्रेसिडेंट, इसके नीचे सेल फॉर सेल, अब उसके नीचे वेस्टर्न रीजन का सेल डायरेक्टर अलहदा से होगा जो एक अलहदा जियोग्राफिक एरिया को देख रहा होगा। इसी तरह सेल डायरेक्टर सदर्न रीजन का होगा जो साउथ के मामलात को देख रहा होगा। यानी आपने अपने सेल, ये है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी सेल, लेकिन सेल को आपने देख लिया कि एक स्पेसिफिक एरिया में जियोग्राफिकली जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपने उनको 3 या 4 एरियाज़ में तकसीम कर दिया, और हर एरिया, हर जियोग्राफिक यूनिट के लिए आपने एक अलहदा सेल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जो अपने अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को देखेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसके लिए जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन की, कि यूनिलीवर पाकिस्तान या नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड ने अमूमी तौर पे अपना सप्लाई चेन डिपार्टमेंट नहीं बनाया हुआ, ये बल्कि आउटसोर्स करते हैं अपनी ये जितनी भी इनकी सप्लाई चेन है या डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात हैं, तो ये लोकल एरिया से लोगों को लेते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट बनाए होते हैं और अपने ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हायर किए होते हैं, उनका अपना सप्लाई चेन होता है, तो फिर वो इस निज़ाम के तहत अपने जो जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। अब जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो क्या हैं? मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज दैट अराइज। अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स को असाइन कर देते हैं तो वो बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं कि उस एरिया के लोगों की पसंद नापसंद क्या है, सेल का कल्चर किस किस्म का है,
कलेक्शन जो है उसकी प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो जब आप एक रेलेवेंट एरिया में रेलेवेंट पर्सनैलिटी को वहाँ पे पॉइंट कर देते हैं और अलहदा यूनिट वर्किंग यूनिट के तौर पे उसको बना देते हैं तो उसकी हैंडलिंग आसान हो जाती है। नंबर 2, सर्व नीड्स ऑफ यूनिक ज्योग्राफिक मार्केट बेटर। ये जो एक किसी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स जो डिफरेंट होती हैं या यूनिक होती हैं, तो इस तरह की ज्योग्राफिक असॉर्टमेंट के साथ या डिपार्टमेंटलाइजेशन के साथ वो आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। यानी वहाँ पे जो असाइंड मैनेजर्स होते हैं, अपॉइंटेड मैनेजर्स होते हैं, वो वहाँ की लोगों की ज़रूरियात को ज़्यादा अच्छा समझ रहे होते हैं। उनके माइंड, उनके प्रैक्टिस और उनके कल्चर के मुताबिक वहाँ पे सर्विसेज मुहैया कर रहे होते हैं। इसी तरह ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं, मसलन डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें डुप्लीकेट होते फंक्शन, मसलन देखें एक ही किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो वेस्टर्न रीजन में होंगी, वो सदर्न रीजन में होंगी, मिड वेस्टर्न रीजन में होंगी या ईस्टर्न रीजन में होंगी। और अगर एक जगह से बंदा उठा कर किसी और रीजन में लगा दिया जाता है तो उसको वही काम करने होंगे, कोई स्पेशल नेचर की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं। नंबर 2, कैन फील आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज। जब आप किसी एक एरिया में काम कर रहे होते हैं तो आप एक सेपरेट या डिस्टिंक्ट वर्किंग यूनिट पे तौर पे तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशनल एरिया से आप कट जाते हैं। मसलन जियोग्राफिकली आप किसी ऐसे एरियाज़ में पॉइंटेड है कि यहाँ पे लोगों की नीड्स एंड वांट्स इतनी ज़्यादा वाज़े नहीं हैं या ज़्यादा नहीं है, बड़ी लिमिटेड चीज़ों पे ही लोग इत्तफाक कर रहे हैं, तो आपको फिर वो तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ तो नहीं पता होगा जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक नुकसान है। नंबर 3, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या ज़्यादा डिटेल में देखने वाली चीज़ है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में जब कंपनियां या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट जो है वो बना रही होती हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से अलहदा से डिपार्टमेंटलाइजेशंस कर देती हैं। मसलन यहाँ पे अगर हम बात करें, बॉम्बार्डियर लिमिटेड ने मैस ट्रांजिट सेक्टर को अलहदा कर दिया है, रिक्रिएशनल एंड यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर को उसने अलहदा से एक डिपार्टमेंट बना दिया है प्रोडक्ट के लिहाज से, और रेल प्रोडक्ट सेक्टर को उसने अलहदा बना दिया। यानी इस तरह की डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे होते हैं उनको सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है, और वो अपने उस डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट या डिवीजन के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वर्कर्स हायर करते हैं, अथॉरिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, वर्किंग प्रोटोकॉल्स को वो मुतय्यन करते हैं, वर्क एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से आप ये समझते हैं या प्रोफेशनल्स ये समझते हैं कि उस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। ये आपके सामने एक डिपार्टमेंट, ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन की। इसको आप ट्री डायग्राम भी कह सकते हैं। अगर किसी काम की या किसी प्रोडक्ट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नेचर की है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं या वहाँ पे वर्क एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा उसको तकसीम करके मज़ीद सब यूनिट में भी तकसीम कर सकते हैं या बना सकते हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में जो आपको एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं, डिवीजन्स कैन रिएक्ट क्विकली, यानी सेपरेट डिवीजन जिसमें काम करने वाले लोग हैं वो अपनी डिवीजन से रेलेवेंट जो मसाइल हो सकते हैं या उनको जो वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, अगर माहौल में किसी किस्म की तब्दीली वाकई हो रही होती है तो। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस फंक्शन इज सिंप्लीफाइड, यानी उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सिंपल होती है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में सारे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर एक दूसरे को असिस्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना उनके लिए आसान होता है। ईच डिवीजन कैन फोकस अपॉन सर्विंग इट्स कस्टमर, हर डिवीजन अलहदा से अपने कस्टमर को फोकस कर रही होती है। मसलन जैसा कि मैंने पहले आपको LG की एग्जांपल दी थी कि वो मोबाइल फ़ोन भी बना रहे हैं, वो फ्रिज भी बना रहे हैं, वो वॉशिंग मशीन भी बना रहे हैं, सबके जितने यूनिट सेल तो नहीं ना होंगे हर प्रोडक्ट के, तो वो अपनी प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट की डिमांड, अपने नंबर ऑफ़ कस्टमर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को फैसिलिटेट करना अलहदा से ट्रीट करेंगे।
जबकि जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो किस नौयत के हो सकते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ईच डिवीजन ऑफन अकर्स, और ऐसे होता है अगर आप प्रोडक्शन सेक्टर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हर प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर एक ही किस्म की मशीनरी का, एक ही किस्म की लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाती है। और जब डुप्लीकेशन हो जाती है तो फिर स्पेशलाइजेशन जो है वो फार बिहाइंड यानी बैक पे चली जाती है और रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं आपके वर्कर्स। इन डेप्थ एक्सपर्टीज़ में बी सेक्रीफाइस्ड, वही बात कि जब वर्क स्पेशलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, जो अपनी फील्ड के माहिर लोग होते हैं वो बैक पे चले जाते हैं या उनकी ज़रूरत इतनी महसूस नहीं होती। जहाँ पे डुप्लीकेशन होती है वहाँ पे एक्सपर्टी तो आपके पास आ जाती है, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड होता है वो आपका बैक पे चला जाता है। डिवीजन में कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, और ऐसे होता है कि जब डुप्लीकेट फंक्शंस हो जाती हैं तो रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन भी हो जाती है, यानी किसी एक आपकी डिवीजन का जो रिसोर्स है या मशीनरी है या इक्विपमेंट्स है वो दूसरी जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी वजह से चीज़ों की ज़्यादा यूजेज की वजह से आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं। वो चीज़ जल्दी कंज्यूम हो जाती है, जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाती है, डेप्रिसिएट हो जाती है, तो अदारे के लिए मसाइल होते हैं। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, वेरी सिंपल। प्रोसेस उन अवामल की बात की जाती है, यानी अवामिल को देखते हुए उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए। सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस जो होते हैं उनको सेपरेट डिपार्टमेंट्स दे दिए जाते हैं। इसमें डुप्लीकेशन तो अमूमी तौर पे नहीं होती। हर डिपार्टमेंट की या हर आपके वर्किंग यूनिट के जो प्रोसेसेस हैं या अवामिल है वो डिफरेंट होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे की हुई है कि सीविंग डिपार्टमेंट मैनेजर है, उसके अंदर उनकी जो प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट है। वहाँ पे चीज़ों को, यानी अगर एक गारमेंट्स या हौजरी की एग्जांपल दी जाए तो वहाँ पे साविंग डिपार्टमेंट मैनेजर, फिर नंबर 2 प्लानिंग एंड मिलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर है। इसके काम की नौयत और होती है, इनके प्रोसेसेस और होते हैं, उनको और एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, तो प्रोसेस के एतबार से इनको अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। इसी तरह असेंबलिंग डिपार्टमेंट मैनेजर है। असेंबलिंग कहते हैं पार्ट्स को जोड़ना, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स आपके पास आते हैं, उनको जोड़ के एक प्रोडक्ट की शेप दे दी जाती है। जैसे एटलस होंडा लिमिटेड में आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल जो हैं ये पार्ट्स की सूरत में वहाँ पे होते हैं, तो उनको जोड़ के तो एक प्रॉपर मोटरसाइकिल की शेप दे दी जाती है। तो यहाँ पे वर्किंग एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, तो उनके प्रोसेस डिफरेंट है, तो उनको सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। लेकरिंग एंड सेंडिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, ये अमूमन ये जो शीशा बनाने वाली फैक्ट्रीज उनकी बात की जा रही है, तो वहाँ पे इस के प्रोसेसेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर एक ऑटोमोबाइल की बात करें, उसमें शीशा भी यूज़ होता है, उसके अंदर पार्ट्स को भी जोड़ा जाता है, उनके अंदर मिलिंग डिपार्टमेंट भी होता है, उसके अंदर चीज़ों को देखा भी जाता है, प्रोसेसेस को रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो आप ये जो प्लांट सुपरिटेंडेंट्स की बात कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट को भी देख सकता है, लेकिन उनके प्रोसेसेस या उनकी वर्क एक्टिविटीज़ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट होती हैं, तो उनको उसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। अच्छा, अब अगर इसी तरह फिनिशिंग मैनेजर है, ये फिनिशिंग का काम और किस्म का होता है, जिसमें आखिर पे जाकर चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है, जस्ट सफाई करनी होती है या उसकी पैकिंग वगैरह होती है। इसी तरह इंस्पेक्शन एंड शिपिंग डिपार्टमेंट मैनेजर जो होता है वो कस्टमर तक चीज़ को पहुँचाना, जो आपका सप्लाई चेन का तमाम निज़ाम मौजूद होता है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आपके होते हैं, उसको असाइन करते हैं या उसको वो चेक करते हैं, देखते हैं। अब ये तमाम के तमाम अगर हम ये देखें 6 के 6 जो मैंने आपके सामने अलहदा से आपको डिपार्टमेंट्स बताए हैं, ये इनकी वर्क एक्टिविटीज़ डिफरेंट है, इनके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। तो जब उनके प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं तो उनको अलहदा से डिपार्टमेंट के अंदर जो है असॉर्ट कर दिया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी? मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटीज़, जब आप एक ही किस्म के काम और सेपरेट वर्क एक्टिविटीज़ और एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो एक्टिविटीज़ का फ़्लो है वो एफिशिएंट हो जाता है, यानी आपके काम के अंदर एक रब्त आ जाता है, आपका काम की स्पीड अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है और कंपनी की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो जाता है। और जबकि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? कैन ओनली बी यूज्ड विद सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, आप इसको सिर्फ मखसूस किस्म की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये जनरलाइज नहीं है, तो इसके नुकसानात फिर होते हैं।
कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कस्टमर की नेचर को देखते हुए, कस्टमर फ्लो को देखते हुए, कस्टमर की डिमांड्स को देखते हुए इस तरह की डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है। अमूमी तौर पे ये जो है कस्टमर का चूँकि जिक्र आ गया तो उनका ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है अमूमी तौर पे सर्विस बेस्ड होती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में डायरेक्टर ऑफ सेल का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ सेल के अंडर मैनेजर रिटेल अकाउंट्स भी है, यानी अगर सेल मुख्तलिफ शराइत के तहत होती है, होल सेल भी होती है, रिटेल भी होती है, गवर्नमेंट सप्लाईज भी होती हैं, या ऐसी जो चैरिटी या कुछ ऐसे इदारों को भी चीज़ें मुहैया करनी होती हैं जिनके अगेंस्ट आपके कोई प्रॉफिट के मोटिव्स मौजूद नहीं होते, तो कस्टमर को देखते हुए, कस्टमर की नेचर को, उनकी फ्रीक्वेंसी को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, कस्टमर डिमांड को देखते हुए जो डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है उसको कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम देते हैं। और मैं जैसा कि मैंने पहले कहा इसका ताल्लुक सर्विस बेस्ड है। इसके जो एडवांटेजेस होते हैं इसमें कस्टमर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी मेट बाय स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इसके अंदर कस्टमर को देखते हुए ही डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे प्रोफेशनल्स या एक्सपर्टीज़ जो होते हैं या एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं। वो फिर बेटर समझते हैं कि कस्टमर की ज़रूरियात क्या हैं, उनके मसाइल क्या हो सकते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट हैं और स्पेशलिस्ट चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से असाइन कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से असेसमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसकी जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी में से इजाफा होता है। जबकि इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। इसमें कुछ फंक्शंस तो ऐसी हैं ना जो डुप्लीकेट होते हैं, मसलन चीज़ों को रिकॉर्ड करना, सेल की जो आपने शराइत तय की हैं या उनको प्रेजेंट करना या कस्टमर के साथ डीलिंग करना, ये तकरीबन तमाम की तरह एक ही तरह की हो सकती है। बाज़ औक़ात एक ही शख्स भी ऐसा हो सकता है जो 3 डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो। लिमिटेड व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसमें क्या होता है कि हर बंदा डिपार्टमेंटलाइजेशन का मेन हर जगह पर हमने यही नुकसान तो ये देखा है कि लोग अपने मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल से हट के अपने डिपार्टमेंटल गोल्स तक महदूद हो जाते हैं, यानी उनका फोकस इस चीज़ पे हो जाता है कि अपनी वर्किंग पूरी करनी है, अपने अदारे के या अपने डिपार्टमेंट के जो गोल्स हैं उसको आपने लाजमी तौर पे मेट करना है, उसको मीट करना है, उसको पूरा करना है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के एज अ होल जो गोल हैं वो अमूमी तौर पे वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा इशू जो था चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड यानी आपने जो अपनी अथॉरिटी को या अपनी पास को जहाँ पे एक्सरसाइज करना है, कितने लोगों पे करना है, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर किस स्टेज पे फॉल करते हैं, किस स्टेज पे मौजूद हैं। द कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी, जैसा कि ये आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, ये साहब एक जो हाईएस्ट लेवल के मैनेजर हैं, इसको कॉरपोरेट लेवल कह सकते हैं। ये इसके नीचे सेकंड टियर पे और 2 मैनेजर्स आ गए, इसके नीचे फिर और कुछ लोगों को असाइन किया गया है और हर बंदे के नीचे 3 वर्किंग प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। द कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी that extends from upper level of an organization to the lowest level of the organization, यानी इस डायग्राम को अगर हम देखें कि यहाँ पे सोचने वाला या हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो एक है, इसके नीचे उसने जो मैनेजर रखे हुए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो 2 हैं, उसने अपने नीचे 2 और बंदे हायर किए हुए हैं और उनके नीचे और फर्दर फिर हमने देखा कि जो लेबर या मैन फोर्स काम कर रही है। तो ये प्रॉपर एक हायरार्की मौजूद है। यही चेन ऑफ कमांड कहलाती है कि जिसमें आप असेस करते हैं, सेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और चीज़ों को वाज़े करते हैं कि हु शुड बी द बॉस, उसके नीचे कितने लोग मौजूद होंगे, अगर कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी आपने वहाँ पे रखनी है तो उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ या वर्किंग प्रोटोकॉल्स को देखते हुए ही आप लोगों को हायर करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ देते हैं और हर शख्स के सामने ये चीज़ वाज़े होती है कि उसने किस बंदे को रिपोर्ट करनी है, किस बंदे से रिपोर्ट लेनी है और जो वर्क एक्टिविटीज़ होंगी उसने देनी है या उसको किसने देनी है। यानी वो तमाम चीज़ें को जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
काम को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, और आप उस वक़्त ही अपने काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जब आपके ऊपर वाज़ेह हो कि आपने क्या काम करने हैं, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, आपने किसको रिपोर्ट देनी है, आपके अंडर कितने बंदे काम कर रहे हैं कि जिनसे आपने डिफरेंट नौइयत के काम लेने हैं। तो इस तमाम अमल को चेन ऑफ कमांड का नाम दिया जाता है। जब हम चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं तो अमूमी तौर पर इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, जिनको समझना, जिनको अंडरस्टैंड करना किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या उस शख्स के लिए जो एक हेड के तौर पे या मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, बहुत ज़रूरी होती हैं। और वो है सबसे पहले अथॉरिटी, यानी आपके अख्तियारात क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं जो एक जॉब पे रहते हुए या एक डेजिग्नेशन पे रहते हुए आपको पूरी करनी है, और यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यानी जो आप एक कमांड देंगे उसके अंदर कितने लोग शामिल हैं और किस बंदे ने किस तरीके से अपने अहकामात को फॉलो करना और अपनी ड्यूटीज़ को मुकम्मल करना है। चेन ऑफ कमांड को, ये जो हमने 3 चीज़ें एक मैनेजर के लिए जिन 3 चीज़ों का समझना या जांचना ज़रूरी है, इसकी बात की। अब इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की अथॉरिटी की। रेफर अथॉरिटी क्या है? रेफर टू द राइट्स इनहेरेंट इन ए मैनेजरियल पोजीशन, यानी वो तमाम हकूक़ जो एक मैनेजरियल पोजीशन के अंदर पोशीदा होते हैं। टू टेल पीपल, जो कि लोगों को बताते हैं व्हाट टू डू एंड टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट, जो उनको ये बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है या उनको अपनी जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स के अंदर रहते हुए क्या कुछ करने की ज़रूरत है या कौन कौन से ऐसे अहकामात हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो इसने करनी है। An organization's manager who are in the chain of command, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर जो कि चेन ऑफ कमांड के अंदर मौजूद होते हैं, आर ग्रांटेड ए सर्टेन डिग्री ऑफ अथॉरिटी, उनको मखसूस हद तक के अख्तियारात दिए जाते हैं। यानी अगर मैनेजर के पास अख्तियारात मौजूद ना हों तो वो बाकी लोगों से काम नहीं ले सकता। यानी जो वर्क की स्पेसिफिकेशन होती है, वर्किंग टास्क या उनके पास टारगेट्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए लाजमी है कि वर्कर्स को या उनके मैनेजर को कुछ अख्तियारात दिए जाएँ, अथॉरिटीज़ दी जाएँ, और उन अथॉरिटीज़ की जो लवाजमात हैं या उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनको परफॉर्म करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने की कोशिश करें। टू डू देयर जॉब, उनकी जॉब परफॉर्म करने के लिए। ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द वर्क ऑफ अदर्स, ज़ाहिर सी बात है जैसा कि हमने मैनेजर की बुनियादी डेफिनेशन में भी देखा था कि मैनेजर जो है बाकी लोगों को शामिल करके उनसे काम लेता है, उनको टास्क देता है, उनको वर्क असाइन करता है और बेहतरीन सूरत में उनसे आउटपुट लेने की कोशिश करता है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिम्मेदारियाँ चेन ऑफ कमांड के अंदर किस किस्म की हो सकती हैं या होनी चाहिए। The obligation or expectation to perform any assigned duty, सबसे पहले तो इस चीज़ का अदराक आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपको कोई ज़िम्मेदारी दी जा रही है, आप उसको कितना अच्छा से समझते हैं और आपने इसको पूरा करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो वर्किंग टास्क दे दिया गया है उसको आपने टाइम पे पूरा करना है। एज मैनेजर्स असाइन वर्क टू एम्प्लॉइज, जैसा कि मैनेजर अपने एम्प्लॉइज़ को काम असाइन करते हैं, दोज एम्प्लॉय अज्यूम एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी असाइन ड्यूटी, और वो महसूस करते हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अपने वर्कर को जो काम दे चुके हैं वो उस काम को जल्दी से जल्दी और बेहतरीन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक एफिशिएंसी को और इफ़ेक्टिवनेस को मद्देनज़र रखते हुए परफॉर्म करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, the concept that person should have one boss and should report only to that person। सबसे पहले तो यूनिटी ऑफ कमांड में ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि उसका बॉस कौन होगा जिसको उसने रिपोर्ट करनी है, और बिल्कुल इसी तरह से उसको ये भी समझने की ज़रूरत है कि उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं कि जिससे उसने अपनी उनकी वर्किंग की या उनकी वर्क असाइनमेंट जो की हुई है उसकी रिपोर्ट लेनी है। फायोल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर गौर करें बैक टू द हिस्ट्री, हमने स्टार्टिंग लेवल पे जो डिस्कशन की थी, फायोल ने वो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे अपने कामों को मुकम्मल करने के लिए, और उसके अंदर जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी,
और इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन की भी बात थी कि एक जो बॉस होना चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको आप रिपोर्ट कर सकें, ताकि आपके काम की प्रॉपर जो है चेकिंग हो सके और आपकी एफिशिएंसी को मेजर किया जा सके। विदाउट यूनिटी ऑफ कमांड, और अगर आपके इदारे के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती, कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स, और उस वक्त फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके अख्तलाफी राय हैं वो पैदा हो जाती हैं, एंड प्रायोरिटीज़, और जो आपने अपने काम के लिए प्रायोरिटीज़ सेट की होती हैं उसके समझने में, उसकी असाइनमेंट में, उसकी कंप्लीशन में जो है फ़र्क आ जाता है। फ्रॉम मल्टीपल बॉसेस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा बॉसेस होंगे और हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक काम कर रहा होता है, तो फिर लोग किसी एक की इंस्ट्रक्शन या किसी एक की कमांड को फॉलो नहीं करते, तो उस वक्त फिर अदारों के लिए मसाइल हो सकते हैं। चेन ऑफ कमांड को मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ये जो बुनियादी तौर पे हमने डिस्कशन की थी फायर्स के प्रिंसिपल्स या बाकी जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, ये मैंने उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पे, बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे कि उनके नाम दिए हुए हैं। अर्ली मैनेजमेंट थियरिस्ट, अर्ली जो स्टार्ट में मैनेजर्स जो थे, ऐसे प्रैक्टिशनर या थियरिस्ट जिन्होंने मैनेजमेंट की पॉपुलर थियरीज़ दी थी, जिसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कोई फादर था वो ये साहब हैं जी, टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। इसी तरह एक जर्मन जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे मैक्स वेबर, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात की थी। और इसी तरह से फायोल पॉपुलर जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके सामने प्रेजेंट किए थे, ये उनकी पिक्चर है। वर एनामोर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन ऑफ कमांड। इन तमाम लोगों ने अपने अपनी थीरीज़ के अंदर, चाहे उनके स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट थे, लेकिन इन्होंने फोकस किया इस चीज़ पे कि चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अथॉरिटी लोगों के पास, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स मौजूद हों आपके मैनेजर के तौर पे, उनके पास अख्तियारात होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि मुझे किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और मेरे से इस चीज़ की पूछ कुछ की जाएगी। एंड यूनिटी ऑफ कमांड, और उसको ये भी पता हो कि जब मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, मेरे पास अथॉरिटी भी है, तो मेरे अंडर कितने लोग काम कर रहे हो, मैं किसके अंडर काम कर रहा हूँ, ताकि मैं जिनको रिपोर्ट देना चाहता हूँ अपने काम की, उनको रिपोर्ट दूँ जाके, और मुझे जिन लोगों से काम की रिपोर्ट लेनी चाहिए, पूछ कुछ करनी चाहिए कि कितना काम या कितने टास्क उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए। हाउएवर द अबव मेंशन्ड कॉन्सेप्ट आर कंसिडर्ड लेस रेलिवेंट टुडे बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। अब जब ये उस दौर की बातें हैं कि जब चीज़ें जो है ह्यूमन माइंड के साथ थी, ह्यूमन प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई थी। अब जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इसने बहुत सारे कामों को, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करना या उसको परफॉर्म करना आसान कर दिया है, तो अब लोग आईटी पे इन्हिसार ज़्यादा करने लग गए हैं। मसलन ये इसमें क्या है, विद कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बढ़ते हुए इस्तेमाल से एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट विद एल्स एनीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर अदारे ने अपनी एक नेटवर्किंग करवाई होती है, तो एम्प्लॉयज़ जो एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटराइज नेटवर्क को यूज़ करते हैं विदाउट गोइंग थ्रू फॉर्मल चैनल, यानी वो फॉर्मल चैनल को पीछे छोड़ देते हैं, और इनफॉर्मल चैनल यानी आज के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, जो प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, या सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, या इतने आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो वो चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। मोर ओवर एज मोर ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ सेल्फ मैनेज्ड और क्रॉस फंक्शनल टीम्स, यानी उनने ऐसी टीम्स तरतीब दी हुई होती हैं जो किसी एक डिपार्टमेंट में भी काम करती हैं और डिपार्टमेंट में जाती हैं। यानी यहाँ पे फिर वही डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है आपके जहन में, कि डाइवर्सिटी यही कहती है कि जब आप मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, और जब मल्टी डिसिप्लिन में आप काम करते हैं तो आपके जो वर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं या आपका एक्सपीरियंस का पोर्टफोलियो है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन आप स्पेशलाइजेशन से दूर चले जाते हैं, ये नुकसान भी है। एज न्यू ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन विद मल्टीपल बॉसेस,
और जहाँ पे ऐसे होता भी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ बॉसेस के साथ काम कर रही होती हैं और हर बॉस एक दूसरे को ओवरसी कर रहा होता है, तो यहाँ पे कंपटीशन में तो इजाफा होता है, लेकिन बेजा की मुदाखलत से बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। आर इम्प्लीमेंटेड दीज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स आर लेस रेलिवेंट, जो कि माजी के अंदर इस तरह की चीज़ें तो जो थी वो तो मौजूद नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने ये आसानियाँ भी पैदा की हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के बॉसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होते हैं, तो आपके इदारे से वो जिस तरह की उनको ज़रूरत होती है मालूमात की, वो डायरेक्टली IT के इस्तेमाल से ले भी सकते हैं विदाउट एनी असिस्टेंस ऑफ द अदर बॉसेस। नंबर 4 इशू जी हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं कि आप कितने वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने अंडर जो आपके काम कर रहे होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, या काम की नौइयत को देखते हुए या काम की नेचर को देखते हुए आप उतने ही लोगों को हायर करते हैं जो उस काम को मुकम्मल करने के लिए आपकी नज़र में ज़रूरी ख्याल किए जाते हैं, और वो ऐसा दायरा कार कि जिसमें अपने ही मुतय्यन किए हुए लोगों को आप ओवरसी करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। इस तमाम अमल को स्पैन ऑफ कंट्रोल का दिया जाता है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल में आप अपने इस वज़ा किए हुए स्पैन तक महदूद रहते हैं और उतने ही लोगों को हायर करते हैं कि जिनसे आप अपना काम ले सकते हैं या जिनको काम असाइन कर सकते हैं। इसके कुछ स्पैन ऑफ कंट्रोल के वाज़े होने से बहुत सारी चीज़ों के क्लैरिफिकेशन हो जाती है। आपको अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन का पता चल जाता है, आपको अपनी ड्यूटीज़ का पता चल जाता है, आपको अपने जो वर्किंग गोल्स होते हैं उनका पता चल जाता है। 2 किस्म के स्पैन ऑफ कंट्रोल यूज़ किए जाते हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए। अमूमी तौर पे 2, जिसमें एक वाइडर स्पैन कंट्रोल होता है और एक नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। यानी नैरो स्पैन वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपके काम की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, या आप अपने काम का इतना फैलाव नहीं चाहते हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन की नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कम होती हैं तो आप उसके ऊपर जो है कम से कम बंदे मुतय्यन करते हैं, और एक ही लेवल या सेम लेवल पे ज़्यादा बंदों को अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि काम को या एक्टिविटीज़ को नैरो डाउन किया जाता है कि और लोगों को उनके अंडर ही असाइन किया जाता है, उनके बराबर में उनकी असाइनमेंट नहीं होती या उनको ड्यूटीज़ नहीं दी जाती। जो नैरो स्पैन का कंट्रोल है या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, ये वहाँ पे होता है जहाँ पे कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, या उनकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, महदूद चीज़ें होती हैं, यानी मुमकिन तौर पे वो 1 या 2 चीज़ें बना रहे होते हैं या 1 या 2 किस्म की सर्विसेज ही ऑफ़र कर रहे होते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं वाइडर स्पैन के अंदर वर्क एक्टिविटीज़ तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पे होता है, तो एक ही डेजिग्नेशन पे या एक जैसी डेजिग्नेशन पे आपको ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंपनियां अपने ऑपरेशंस को फैलाती चली जाती हैं, वसी करती चली जाती हैं। तो ऐसा निज़ाम कि जिसके अंदर सेम डेजिग्नेशन पे ज़्यादा मैनेजर रिक्वायर हों या ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल रिक्वायर होते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग की जाए, उनकी ड्यूटीज़ की असाइनमेंट की जाए, तो ऐसे सिस्टम को आप वाइडर स्पैन का नाम देते हैं। इस तरह की कंपनीज़ के अंदर उनके जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो रेंज है, जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये थोड़ी सी बची चीज़ें हैं कि वाइडर स्पैन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको स्टूडेंट्स आप खुद ही देख लेंगे, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो बुनियादी चीज़ है, ये देखें जैसा कि ये डायग्राम से शो हो रहा है कि आपने वर्किंग प्रोफेशनल्स को स्पेसिफ़िक जगहों पे स्पेसिफ़िक रोज़ के अंदर या जियोग्राफिकली मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट किया हुआ है। इसकी वजह क्या है, इसको देखते हैं। द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हु कैन बी इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, यानी स्पैन उन हदूद को कहा जाता है कि किस हद तक अपने मुतय्यन किए हुए लोगों को आप इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और उनसे वो तमाम प्रोडक्टिविटी या जो आपने उनको टारगेट्स दिए होते हैं वो उनसे पूरे करवा सकते हैं। विड्थ ऑफ स्पैन इज़ अफेक्टेड बाय, यानी इनका जो फैलाव है, इनकी जो विड्थ है, वो किस चीज़ से मुतासर होती है। नंबर 1, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द मैनेजर,
एक मैनेजर की स्किल क्या है, उसकी अहलियत क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि वो अपनी स्किल और एबिलिटी की बुनियाद पे चीज़ों की असेसमेंट करता है, प्रोफेशनल्स को हायर करता है, उनको ड्यूटीज़ असाइन करता है। एम्प्लॉय करैक्टरिस्टिक्स, एम्प्लॉइज़ की खसूसियात को भी मद्देनज़र रखना है कि किसका स्किल लेवल क्या है, वो कौन सा काम कर सकता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क बीइंग डन, और काम किस नौइयत का है ये समझना भी ज़रूरी होता है। अगर काम को समझे बगैर आप किसी अपने प्रोफेशनल को दे देते हैं या वर्कर को दे देते हैं तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं लॉसेस के। सिमिलैरिटी ऑफ टास्क, एक जैसा काम तो एक जैसे बंदों को एक जैसा काम दिया जा सकता है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, काम के अंदर मुश्किलात कितनी है, इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, काम के अंदर पेचीदगी क्या है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड किया जाता है। फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ये देखा जाता है कि उनकी ज़ाहरी जिस्मानी हालत क्या है, वो कितना काम कर सकते हैं और किस नौइयत का काम कर सकते हैं, उसके मुताबिक इनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं, यानी जो चीज़ों के एक वर्किंग प्रोटोकॉल्स बने हुए होते हैं उसको उसी नौइयत में उसी हदूद में रहते हुए आपने मुकम्मल करना होता है। सोफिस्टिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इस चीज़ से भी असर पड़ता है स्पैन ऑफ कंट्रोल से कि आपको जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का निज़ाम मौजूद है या इन्फॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, क्या उस सारे एरिया को जो है कवर कर जाएगा। अगर नहीं करेगा और आपको इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है अपने असाइन करदा वर्कर्स को, तो आप कौन सा चैनल या कौन सा तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे। और लास्ट है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ मैनेजर। इसमें इस चीज़ की भी जो मजबूती है वो ज़्यादा काउंट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी कल्चर किस नौइयत का है, किस किस्म का है, काम कैसे होते हैं, रवायात क्या हैं, और एक मैनेजर जो है वाइल प्रैक्टिसिंग हिज मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ किस किस्म का स्टाइल अडॉप्ट करता है, वाइल ही इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल और ही इज़ अ डेमोक्रेटिक, तो किस किस्म का स्टाइल उसका होता है, तो ये देखना होगा। तो एम्प्लॉई के और मैनेजर के जो रिलेशंस होते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को वेल डिसाइड कर सकते हैं अगर उनके वर्किंग रिलेशंस अच्छे होंगे, और ये स्पैन ऑफ कंट्रोल उस वक्त लूज़ हो जाता है जब वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होंगे। आज के दौर में स्पैन ऑफ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं, इसके मसाइल क्या हैं। द ट्रेंड इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन टूवर्ड्स लार्जर स्पैन ऑफ कंट्रोल विच आर कंसिस्टेंट विद द मैनेजर एफर्ट्स टू रिड्यूस कॉस्ट। ऐसे होता है मैनेजर अपनी एफर्ट्स के साथ अपनी बेटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से कॉस्ट को कम करने का बाइस बन सकते हैं। स्पीड अप डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी का अमल बेहतर हो जाता है और होना चाहिए, और आज के दौर के ये तकाजे हैं भी कि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ या आपके सामने टास्क ज़्यादा होते हैं तो क्विक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बेहतर है, रिक्वायरमेंट है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। गेट क्लोजर टू द कस्टमर, कस्टमर के साथ आपने एक क्लोज रिलेशन मेंटेन करना होता है, और अब इस तरह के दारों में या आज की ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट अलहदा से बनना शुरू हो गए हैं। एंड एम्पावर एम्प्लॉइज़, और आज के दौर के ये भी तकाज़े हैं कि आपने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हायर किए हैं उनको आप ऑटोनोमस करें, उनको अख्तियारात दें कि वो काम को, सिचुएशन को, उसकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए अपने फैसले कर सकें। However, to ensure that performance does not suffer, इस चीज़ को भी आपको इंश्योर करने की ज़रूरत है जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ दीज वाइडर स्पैन्स। और अगर ये स्पैन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है डेफिनेटली एक बंदे के दायरा अख्तियार में वसी एरिया, वसी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं तो उसकी तवज्जो मुख्तलिफ जगहों पे तकसीम हो जाती है, तो उसकी तवज्जो को ज़्यादा जगहों पे तकसीम होने से यह नुकसानात हो सकते हैं। आर इन्वेस्टिंग हैविली इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, तो उस सूरत में फिर ये होता है कि तमाम लोग अपने असाइन किए हुए काम को बेहतर तरीके से करें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत बढ़ जाती है। तो ऐसी कंपनियां आज के दौर में उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के लिए, उनकी बेटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए उनकी ट्रेनिंग सेशन या ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का अहतमाम करती हैं जहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी के जो तकाज़े हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इन रैपिडली इंक्रीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ को मुमकिन बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। मैनेजर रिकग्नाइज दैट दे कैन हैंडल अ वाइडर स्पैन
व्हेन एम्प्लॉई नो देयर जॉब्स। अब वाइडर स्पैन की ज़रूरत को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म उस वक्त किया जा सकता है जब हर बंदा जो है ये जानता हो कि उसके जॉब के तकाजे क्या हैं, उसने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, आर कैन टर्न टू को वर्कर्स इफ़ दे हैव क्वेश्चंस या क्वेरीज। और बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि एक जॉब पे रहते हुए आपको अपने साथी वर्कर के साथ भी कोलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है। और बाज़ वर्किंग एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि आपको अपने साथ के वर्कर्स की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बड़े अहम टॉपिक हैं ये। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यानी सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है, यानी एक चीज़ को एक ही पोस्ट पे या एक ही जगह से कंट्रोल करना। जो ओल्ड सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड ही होते थे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में। द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एक पोजीशन पर रहते हुए तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करें, उसको लुक आफ्टर करें, मुश्किल हो जाता है वैसे ये। ऑर्गेनाइजेशन इन विच टॉप मैनेजर्स मेक ऑल द डिसीजन, इसमें टॉप मैनेजर जो होते हैं वही तमाम किस्म के फैसले लेते हैं। एंड लोअर लेवल एम्प्लॉइज सिंपली कैरी आउट दोज ऑर्डर्स, और जबकि लोअर लेवल्स के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको सिर्फ इन टास्क को फॉलो करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई एक शख्स किसी एक सेंट्रलाइज पोजीशन पर रहते हुए ही इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मोर सेंट्रलाइजेशन क्या है? एनवायरनमेंट इज स्टेबल। बुनियादी तौर पे ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि एनवायरनमेंट जो स्टेबल होना चाहिए, एवर चेंजिंग ना हो। लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट एज केपेबल, आप ये महसूस करते हैं कि लोअर लेवल के मैनेजर जो होते इतने काबिल नहीं हैं कि हालात को टैकल कर सकें। आर एक्सपीरियंस्ड आर मेकिंग डिसीजन एज अपर लेवल मैनेजर, और वो इस काबिल नहीं होते अपने एक्सपीरियंस, अपनी काबिलियत, अपनी क्वालिफिकेशन से कि वो चीज़ों को हैंडल कर सकें। लोअर लेवल मैनेजर डू नॉट वांट टू हैव अ से इन डिसीजन, और ये उस जगह पे भी निज़ाम सूट करता है जहाँ पे लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ महसूस करते हैं कि हमारे दिए हुए फ़ैसले की या हमारे दिए हुए मशवरे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और हमें इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर, और सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे भी सूट करती है जहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो इतनी ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होते, छोटे छोटे नौइयत के होते हैं जिसमें मशवरे की, डिस्कशन की या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग अ क्राइसिस आर द रिस्क ऑफ कंपनी फेलियर। कंपनी को इस चीज़ का एहतमाल भी हो नुकसान का कि अगर हमने बाकी लोगों को फ़ैसला साजी के अमल में या मैनेजमेंट के फंक्शन परफॉर्म करने में शामिल किया तो मसाइल हो सकते हैं। एज बिकॉज लोगों की ये राय होती है, हर बंदा सेम स्किल लेवल का नहीं होता, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस एक लेवल का नहीं हो सकता, चाहे उसकी एजुकेशन सेम ज़रूर हो लेकिन कैपेबिलिटी में डिफरेंस होती है। कंपनी इज़ लार्ज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अमूमी तौर पे सेंट्रलाइज्ड जो मैनेजमेंट है या सुपरविजन इसके तरीक़ेकार को अख्तियार करती हैं। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजीज़, कंपनी की बनाई हुई स्ट्रेटजीज़ जो कि टॉप मैनेजमेंट सेट करती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रलाइज्ड वर्किंग या ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम जो है उनको वो सूट करता है। डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स रिटेनिंग से ओवर व्हाट हैपन्स, और ये भी देखा जाता है लाजमी तौर पे कि उन्होंने ऐसे लोगों को हायर करना है कि वो हमेशा इनकी बात पे यानी अपर मैनेजमेंट की बात पे यस बॉस का ही जवाब दें। डिसेंट्रलाइजेशन, अब डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट अपोजिट टू सेंट्रलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग इज पुश्ड डाउन टू मैनेजर्स, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि जिसके अंदर फैसला साजी का अमल मैनेजर्स की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। हु आर क्लोजेस्ट टू द एक्शन, जो कि अवामल या प्रैक्टिकल टास्क परफॉर्मेंस के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो चीज़ों को बेहतर समझ रहे होते हैं, तो वो उनको फैसला साजी का अख्तियार दिया जाता है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन मीन कि अपने सबॉर्डिनेट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनको उनकी डेजिग्नेशन पर रहते हुए इतनी वर्किंग अथॉरिटी दी जाए, डिसीजनल अथॉरिटी दी जाए कि अपने हालात, कॉम्प्लेक्सिटी, वर्किंग, लेबर और कल्चर को देखते हुए ज़रूरी फ़ैसला साजी कर सकें। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉइज़ को अख्तियारात देना, इंक्रीजिंग द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी
पावर ऑफ एम्प्लॉइज। इससे क्या होगा, जब आप अपने वर्कर्स पे रिलाई करते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस का सामना करते हैं, तो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी में इजाफा होता है और ये बड़ी ही बेहतर चीज़ है एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के लिए। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कौन से ऐसे फैक्टर जो कि डिसेंट्रलाइजेशन में इजाफे का बायस बन सकते हैं या इसके लिए सूटेबल हो सकते हैं। मोर डिसेंट्रलाइजेशन, एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स आर अनसर्टेन, वहाँ पे सर्टेन डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है जब हालात मुश्किल हों, पेचीदा हों, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, टास्क ज़्यादा हों, तो फिर वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है। लो लेवल मैनेजर्स आर कैपेबल एंड एक्सपीरियंस्ड एट मेकिंग डिसीजन, लो लेवल के मैनेजर पढ़े लिखे भी हों, एक्सपीरियंस भी हो और उनकी काबिलियत भी इतनी हो कि फैसले कर सकें। लो लेवल मैनेजर वांट ए वॉइस इन डिसीजन, और उनकी ये जो लो लेवल के मैनेजर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी हो कि उनको फैसला साजी के अमल में शामिल किया जाए। डिसीजंस आर सिग्निफिकेंट, किए हुए फैसलों का जो असर है वो बहुत वाज़े हो, बड़े पैमाने पे हो, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि ज़्यादा लोगों की राय ले ली जाए। कॉरपोरेट कल्चर इज़ ओपन टू अलाउइंग द मैनेजर्स टू हैव अ से इन व्हाट हैपन्स, कंपनी का कल्चर भी इस किस्म का होना चाहिए कि जहाँ पे डिस्कशन को, डिसीजन मेकिंग को, कोऑर्डिनेशन को, बाकी लोगों के साथ फैसला साजी के अमल में शरीक करने की इस सोच को पजीराई मिलती हो, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर होती है। कंपनी इज़ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, कंपनी मुख्तलिफ जगहों पे फैली हुई हो, एक जगह से चीज़ों को कंट्रोल करना मुमकिन ना हो, और हर इलाके की जो कल्चर है, वहाँ की ज़रूरियात हैं, डिमांड पैटर्न है, लेबर डाइवर्सिटी है, लेबर कम्प्लेक्सिटी है, उसके मुताबिक वो अपने फ़ैसले करें, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजीज डिपेंड्स ऑन मैनेजर्स हैविंग इन्वॉल्वमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक डिसीजन। ये होता है आप जब लोगों को ट्रेन करते हैं तो उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी इन्हेंस करते हैं, तो आपको भी सीखने को मिलता है। जब आप दूसरे लोगों की राय लेते हैं तो आपका वर्किंग जो पोर्टफोलियो है, आपका एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो है, उसमें भी इजाफा होता है। ये मैंने एक डायग्राम दी हुई है जी, ये जो चीज़ें तो हमने तमाम डिस्कस कर ली हैं सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन में क्या होता है कि एक ही पर्सन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को, डिपार्टमेंट्स को जो है वो चेक कर रहा होता है और उनसे वर्किंग करवा रहा होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड वर्किंग के अंदर आप देखें, जैसा कि ये डायग्राम वजाहत कर रही है कि हमने हर काम के लिए जो एक बिज़नेस की डिवीज़न है उसके लिए सेपरेट एक मैनेजर हायर कर लिया है। उसके एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफ़िकेशन, वर्किंग कम्प्लेक्सिटी, तमाम चीज़ों को देखते हुए बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ज़्यादा अथॉरिटीज़ के इन्वॉल्व होने से इसकी लेबर कॉस्ट में या इसकी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा हो सकता है, जबकि इसके अंदर सर्टन वर्किंग के हेड्स नहीं हैं, डिवीजन ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा वर्कर्स आपने हायर कर लिए तो लेबर कॉस्ट में तो इजाफा ज़ाहिर सी बात हो जाएगा, लेकिन काम के अंदर आपकी असिस्टेंस हो जाएगी। ज़्यादा एक्सपर्ट लोग भी जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो काम के अंदर बेहतरी लाने का और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का बायस बनते हैं। और ये तयशुदा और अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। आज के दौर में जो डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा प्रोमोटेड है, ज़्यादा वेल एप्रिशिएटेड है। लास्ट इशू जो हमारा आज के लेक्चर का था वो है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है? द डिग्री टू विच जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड, वो तरीक़ेकार के जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब के स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, उनका ऑपरेटिंग लेवल सेट किया जाता है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, एंड एक्सटेंट और हदबंदी की जाती है टू विच एम्प्लॉइज़ बिहेवियर इज़ गाइडेड बाय, और एम्प्लॉइज़ को एक ख़ास किस्म का वर्किंग बिहेवियर जो अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट किया जाता है बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और इसके अंदर ऐसे कवानीन वज़ा किए जाते हैं, ऐसे रूल्स वज़ा किए जाते हैं, ऐसे वर्किंग प्रोटोकॉल्स तरतीब दिए जाते हैं जो लोगों के लिए काम को करने के लिए, काम को सीखने के लिए, वक्त एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने के लिए रहनुमा असूल के तौर पे माने जाते हैं। यानी ऐसे थंब रूल्स के जिनको अदारे के अंदर रहते हुए करना ज़रूरी होता है, परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। अब फॉर्मलाइजेशन की दो इकसाम हैं, हाई फॉर्मलाइजेशन और लो फॉर्मलाइजेशन। हाई फॉर्मलाइजेशन मीन
जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब को वाज़े तौर पे बयान कर दिया जाता है कि इस जॉब के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आपने इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसकी लवाजमात क्या हैं। लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, हाई परफॉर्मलाइजेशन के अंदर कवानीन बड़े वाज़े और ज़्यादा होते हैं और चीज़ों को खोल के इन इंस्ट्रक्शंस को, इन कवानीन को एम्प्लॉइज़ के सामने बयान किया जाता है ताकि वो चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। प्रोसीजर्स कवरिंग वर्क प्रोसेसेस, अब जितने भी अवामल आपने तरतीब देने हैं वो उनकी तमाम वर्क एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे होते हैं, यानी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, वर्क एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करने के लिए, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इनको अटेन करने के लिए जितने भी टास्क फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको वाज़े तौर पे बयान किया जाता है ताकि कोई एम्बिगुइटी ना रहे, और इस अमल को हम हाई फॉर्मलाइजेशन का नाम देते हैं। लो फॉर्मलाइजेशन, नॉन प्रोग्राम्ड जॉब बिहेवियर्स, अब इसके अंदर जॉब्स ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल कर दी जाएं जो प्रोग्राम के तहत ना हों, जो स्टैंडर्डाइज्ड ना हों, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ भी शामिल हों कि जो नॉर्मली आपको जनरल प्रैक्टिस में नज़र नहीं आती, या ऐसी एक्टिविटीज़ शामिल कर दी जाएं जो खार खार या शाज़ो नाज़री की इस जगह पे नज़र आती हैं। ग्रेट डील ऑफ द एक्सरसाइज, यानी आपने इसको वसी पैमाने पे करना है कि यानी ऐसी चीज़ें जो अनक्लियर हों। डिस्क्रीट इन द वर्क, तो इससे नुकसानात ये होते हैं कि लोग क्लियर नहीं होते कि उन्होंने क्या क्या काम करने हैं, उनके वर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं, उनके वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कौन से लाजमी टास्क हैं, क्योंकि जब तक आपके ऊपर जॉब वेल डिस्क्राइब्ड नहीं होगी आपके लिए मसाइल मौजूद रहेंगे। तो लो फॉर्मलाइजेशन अदारे की फेवर में नहीं होती, इसमें प्रोसीजर्स कमज़ोर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे नहीं होते, वाजे नहीं होते, वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये पता नहीं होता कि उन्होंने कौन कौन से टास्क करने हैं और कौन से टास्क पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं। तो हम इसे कह सकते हैं रेफर टू द डिग्री टू विच जॉब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड, यानी फॉर्मलाइजेशन क्या है कि एक अदारे के अंदर आप अपने जॉब्स को कितना वेल डिफाइन करते हैं, वेल डिसाइड करते हैं, वेन फॉर्मलाइज करते हैं, ताकि लोग उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए बेहतरीन तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके और अदारे की जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर इंक्रीज का बायस बन सके। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।